तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इतिहास में हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय का यह तीसरा वीडियो लेक्चर है। दूसरे अध्याय के प्रथम वीडियो लेक्चर में मैंने आप सभी को मगध का कहानी सुनाया। दूसरे वीडियो लेक्चर में मोर का कहानी सुनाया। इसलिए प्यारे बच्चों, इस तीसरे वीडियो लेक्चर में मैं आज आप सभी को कुषाण का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुषाण कहिए या कुषाण वंश कहिए, प्यारे बच्चों बात आपका बराबर है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, यदि समय मिलता है तो मैं कुषाण के बाद आज ही मैं आप सभी को गुप्त साम्राज्य का भी कहानी सुना दूंगा, यदि समय मिलेगा तो, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। पूरे साल भर का सभी विषय का फ़ी है मात्र 1000, ठीक है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आप सभी को मोर का कहानी सुनाया दूसरे वीडियो लेक्चर में, मोर साम्राज्य का, ठीक है। जहां मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार सम्राट अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद वो किस प्रकार से बदल गए, ठीक है। और उन्होंने किस प्रकार जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और वो किस प्रकार वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये सभी बातें मैंने आपको द्वितीय वीडियो लेक्चर में बताया था, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार मोर का अंत हुआ, ठीक है। यानी कि जैसे ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। और जब अशोक का मृत्यु हुआ तो अशोक के मृत्यु के कुछ वर्षों के बाद ही, ठीक है, कुछ ही वर्षों के बाद ही पूरा का पूरा मोर जो साम्राज्य है वो मोर साम्राज्य आपका पतन हो गया, या यूं कहिए कि समाप्त हो गया। इसके कारण था, मैंने आपको बताया, ठीक है। पतन का कारण भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, जब मोर साम्राज्य पतन है ना हो गया, तो पतन होने के बाद जो पूरा का पूरा मोर है वो छोटे छोटे भागों में बट गया, ठीक है। वो छोटे छोटे भागों में बट गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जिसके परिणाम स्वरूप मोर पे विदेशी आक्रमण बहुत सारे हुए। यानी कि बहुत से विदेशी लोग है ना आए और क्या किए, तो मोर पर आपका आक्रमण किए, या यूं कहिए कि भारत पर आपका आक्रमण किए, बहुत कोई आक्रमण किए। उन्हीं आक्रमणों में से अंत में एक समुदाय आता है, यूची समुदाय, ठीक है। यूची समुदाय के अंतर्गत कुषाण वंश है ना आते हैं और मोर पर आक्रमण करके क्या है ना करते हैं, तो मोर पे तो भारत में आक्रमण करके वो अपना जो है साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जैसे ही मोर का जो मोर साम्राज्य खत्म होता है, तो देखिए मोर साम्राज्य के जो बाद का जो आता है वो आपका मौर्योत्तर काल है ना कहलाता है, ठीक है, या मौर्योत्तर समय भी हम उसको बोल सकते हैं। तो मौर्योत्तर हमारा मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में बंट है जाता है। पहला वह क्षेत्र जो विदेशी लोग हैं आए और आक्रमण करने के क्रम में वह जीत करके अपने साम्राज्य का स्थापना की है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट में कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाण वंश का आपका पूरा का पूरा साम्राज्य है, ठीक है। इसमें क्या था, देखिए कुषाण चूंकि विदेशी थे, ठीक है, आए वह आक्रमण करके इन क्षेत्र को जीत करके अपना राज्य का स्थापना किए। उसके अलावा जो नीचे में जो देख रहे जो खाली जगह है, यहाँ क्या था, तो यहाँ प्यारे बच्चों देसी राज थे, ठीक है। तो देसी राज है ना कौन कौन से थे, वो मुख्य रूप से शुंग एवं कनव थे, सातवाहन थे, चेदी वंश थे, संगम राज है जिसके अंतर्गत चोल आता है, चेर आता है, पांडे आता है, ठीक है। तो इस क्रम में क्या था, तो प्यारे बच्चों मौर्योत्तर जो है वो 2 भागों में आपका बट गया। एक भाग ऊपर का जो भाग, एक भाग जहाँ विदेशी लोग शासन किया न करते थे, दूसरे भाग जो कि देसी राज था, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग जो ऊपर के जो भाग है जो विदेशी है, यानी पूरा का पूरा कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, या यूं कहिए कि कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम यह प्रश्न आता है कि आखिर कुषाण कौन है या कुषाण वंश कौन है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि आपको याद हो तो आपने कक्षा 11th में यायावर साम्राज्य आप लोग पढ़े होंगे, यायावर साम्राज्य, ठीक है। तो यायावर साम्राज्य में मैंने आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक देश है, उस देश का नाम क्या है, वर्तमान समय में देखिएगा तो मंगोलिया, ठीक है। और पुराने समय में वह ये जो मंगोल था, मंगोल के नाम से जाना जाता था। तो मंगोलिया जो देश है उन क्षेत्र में, उस देश में एक यूची नामक एक क्या था, तो समुदाय था, यानी समूह था, यूची नामक, ठीक है।
अब यूची का काम क्या था कि यह जो यूची थे तो सर्वप्रथम खाना बदोश थे, ठीक है, यानी कि घूम घूम करके खाना पीना यह घूम घूम करके खाना खाते थे, ठीक है। उसके बाद ये यूची समुदाय खास करके चीनियों पर आक्रमण किया करते थे, ठीक है। तो चीन पर ये लोग इतना आक्रमण करते थे कि चीन इससे परेशान हो गया, और परेशान होने के बाद जो है चीन ने क्या किया, तो चीन ने एक महान दीवार का रचना किया। आपने चीन का दीवार का नाम सुना होगा, एक लंबा सा चीन का एकदम दीवार होगा, ठीक है। तो चीनियों ने क्या किया, तो चीनियों ने जो है एक महान दीवार बनाया। अब जैसे ही चीनियों ने महान दीवार बनाया तो ये जो यूची जो समुदाय था, ठीक है, यह जो समुदाय, अब यूची समुदाय जिसमें जो है जिसकी जो 5 शाखा था, यानी कि 5 शाखा था यूची का, ठीक है, और उस 5 शाखा में से जो एक शाखा है वह एक शाखा पलायन करने के लिए वह किधर रुख है ना अपनाया, तो भारत की रुख है ना अपनाया, यानी कि भारत की ओर वह आक्रमण करने के लिए आतुर हुआ, ठीक है। तो 5 शाखाओं में से एक कौन था, तो एक कुषाण था, ठीक है। और ये जो कुषाण थे ये चीनियों पर हमला करते थे। चीन में महान दीवार बना तो इन्होंने भारत की रुख अपना लिया, ठीक है। अब देखिए चीन हमारा ऊपर में है, तो जाहिर सी बात है ये जो यूची का जो एक भाग है, 5 भागों में से एक भाग जो कि कुषाण भाग था वो इधर आक्रमण किया, तो जाहिर सी बात है तो सर्वप्रथम है ना क्या करेंगे, ऊपरी क्षेत्र को है ना अपने कब्जे में है ना लेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो इन्होंने आक्रमण करके इन क्षेत्रों को जीत लिया, और जीतने के बाद जो है कुषाण वंश का भारत में स्थापना किया, ठीक है। प्यारे बच्चों यदि मैं बात करूं तो भारत में कुषाण की 2 शाखाएं हैं, ठीक है। भारत में कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। सबसे पहला आपका शाखा है कैडफिसेस शाखा, ठीक है प्यारे बच्चों, और दूसरा शाखा है कनिक शाखा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए आपको कुषाण वंश में सबसे ज़्यादा कनिक शाखा ही पढ़ना है। देखिए कुषाण पढ़ने का मतलब ही होता है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आपको कनिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन फिर भी हम आपको कैडफिसेस शाखा के भी बारे में थोड़ा बहुत है ना बताएंगे, क्योंकि इससे भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भारत में कुषाण की 2 शाखाएँ स्थापित है। वह 2 शाखाएँ कौन कौन सा है, एक कैडफिसेस शाखा और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कनिक शाखा, ठीक है। यदि मैं कैडफिसेस शाखा की बात करूं तो कैडफिसेस शाखा का भी 2 शाखा है, ठीक है। पहला जो शाखा है वह है कुजुल कडफाइसिस, ठीक है, और दूसरा जो शाखा है वह है बीम कडफाइसिस, ठीक है। यानी कि पहला कुजुल कडफाइसिस और दूसरा बीम कडफाइसिस, ठीक है। यदि मैं कुजुल कडफाइसिस की बात करूं तो भारत में कुषाणों के संस्थापक हैं, यानी कुषाण जो वंश है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कडफाइसिस, ठीक है। इसलिए यह अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना बन जाता है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कडफाइसिस है, ठीक है। कुजुल कडफाइसिस ने ही तांबे के 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि कुजुल कडफाइसिस ने भारत में तांबे के 2 प्रकार के सिक्के न चलवाए थे, ठीक है। और यदि हम बात करें बीम कडफाइसिस की, ठीक है, तो प्यारे बच्चों बीम कडफाइसिस भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में जो है जो सोने का सिक्का है वो सोने का सिक्का कौन है ना चलवाए थे, वह बीम कडफाइसिस चलवाए थे। और जो सोने का सिक्का था वो काफ़ी शुद्ध हुआ करता था, ठीक है। अब प्यारे तो यहाँ तक तो हमारा कैडफिसेस शाखा जो कि समाप्त हो चुका है, यह बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं है ना जानना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि आपको एग्जाम में आएगा तो यही सिक्के वाला ही है ना आएगा कि तांबे के सिक्के किसके काल में आपका है ना चला था, तो कुषाण वंश के काल में आपको चला था, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो आ जाता है हमारा वह आपका आता है कनिक शाखा, ठीक है। प्यारे बच्चों कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट कोई था तो वह कौन था, वो कनिक्स था। कनिक्स 3 हुए, कनिक्स प्रथम, कनिक्स द्वितीय और कनिक्स तृतीय, ठीक है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें कनिक्स प्रथम को ही पढ़ना है, ठीक है। तो कनिक्स जो शाखा है, इस कनिक शाखा में जो कनिक्स यानी कि इसके महान शासक कौन हुए, तो कनिक्स हुए, ठीक है, सर्वप्रथम। और जाहिर सी बात है कुषाण वंश यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा वो कनिक से ही आएगा कि कनिक शासक के बारे में आपको जो प्रश्न बनेगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके महान शासक कनिष्क हुआ, ठीक है।
इसमें इसने यानी कनिष्क ने जो है चीन पर 2 बार आक्रमण किया था। कितने बार? तो 2 बार। ठीक है, देखिए पहली बार जब वो आक्रमण किया तो पहली बार हार गया, लेकिन जब कनिष्क जब दूसरी बार आक्रमण किया तो कनिष्क क्या हुआ? तो कनिष्क जीत गया। ठीक है, इसने चीन पर 2 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और प्यारे बच्चों कनिष्क का खास बात यह है कि कनिष्क जो खुद को वो भारतीय मानता था। ये ठीक है, वो खुद को भारतीय है ना मानता था। ठीक है, उसके बाद जो है कनिष्क के साम्राज्य में, देखिए कनिष्क के साम्राज्य में जो आपका जो रूस देश है, रूस हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान तथा भारत के बनारस तक फैला था। यानी कनिष्क का जो साम्राज्य है वह साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो रूस, ईरान, अफगानिस्तान तथा भारत के बनारस तक, यानी कि यहाँ तक हमारा फैला हुआ था। कहीं ऐसे करके इस प्रकार से कुषाण वंश कनिष्क के समय आपका फैला हुआ था। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। ठीक है, कनिष्क ने ही जम्मू कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर की स्थापना किया था। अब जो जम्मू कश्मीर है वहाँ एक शहर है कनिष्कपुर, उसकी स्थापना कौन है ना कराए थे? तो उसकी स्थापना आपको कनिष्क ने ही है ना कराया था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपका प्रश्न है, पॉइंट है कुषाणों का योगदान, कि भारत में कुषाण का क्या योगदान है। ठीक है, इसे जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने भवन निर्माण में जो देखिएगा सुर्खी का प्रयोग, जो सुर्खी का प्रयोग पहले होता था, यानी सुर्खी, चूना तथा टाइल्स का प्रयोग किया करते थे। यानी सर्वप्रथम भारत में जो घर बनाने में सुर्खी का प्रयोग होता था, चूना का प्रयोग होता था, वह कुषाण वंश से ही क्या हुआ? तो स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, कुषाणों ने कई सारी फैशन वस्तुएं का प्रचलन किया। ठीक है, कई सारी फैशन वस्तुएं का प्रचलन किया। जैसे देखिएगा, जैसे आपका चूड़ीदार पजामा हो गया। ठीक है, चूड़ीदार पजामा हो गया, लंबा कोट हो गया। ठीक है, यानी कि लंबा कोट, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, पगड़ी, ये सभी का सभी प्रचलन जो है आपका कुषाण वंश में ही आपको देखने को प्यारे बच्चों ने मिला था। ठीक है, अब देखिएगा कि आपके बुक में कुषाण का जो कनिष्क जो राजा है उसका वो फिगर भी दिया होगा। ठीक है, लंबा सा कोट है ना पहने हुए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्राचीन भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के इन्होंने ही चलाए। यानी कि कनिष्क ने ही जो है, यानी कुषाण ने ही जो है आपका जो तांबा का सिक्का है वो आपको पूरे भारत में चलाया था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुषाण जो वंश है इसका इतना ही आपका कहानी तो हालांकि आपके बुक में बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको बहुत सारा ना बता दिया है। तो कुषाण वंश का इतना ही है। ठीक, इतना ही आपको पढ़ना है, इसी में से पूरा का पूरा चले ना आएगा। मैंने आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा है ना बता दिया है। इसलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आते हैं गुप्त वंश पे। ठीक है, हम अब आप सभी को गुप्त वंश का कहानी सुनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों कुषाण वंश को मैं मिटा करके गुप्त साम्राज्य का पूरा मैं आपको लिख दिया हूँ ताकि आप सभी का समय का बचत हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि इस टेबल को अपने कॉपी में लिख ही लेना है। ठीक है, आज गुप्त साम्राज्य का जितना भी शासक रहे सभी शासक मैं आपको लिखा दिया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, शासक को बताने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको यह बताऊंगा कि जो हमारा गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे और गुप्त साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का मैं बात करूं तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वह थे श्रीगुप्त। कौन थे प्यारे बच्चों? तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, इसलिए श्रीगुप्त को आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष मतलब कि शुरुआती पुरुष कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जो कुषाण वंश था, मैंने अभी आपको कुषाण वंश के बारे में बताया था, तो संभवतः कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य थे, जो श्रीगुप्त थे, वे लोग जो है ये लोग जो है वो कुषाण के क्या हुआ करते थे? तो सामंत हुआ करते थे। कुषाण के जो है ये सामंत हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? तो धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का साम्राज्य स्थापना किया। तो श्रीगुप्त ने सर्वप्रथम भारत के बिहार और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में गुप्त साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों जो गुप्त साम्राज्य है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रमाण है वो सबसे ज़्यादा प्रमाण बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और बिहार से सबसे ज़्यादा प्रमाण कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। इसलिए संभवतः कहा जाता है कि जो गुप्त साम्राज्य का उत्पत्ति सर्वप्रथम बिहार और उत्तर प्रदेश से आपको हुआ था। ठीक है,
प्यारे बच्चों जो भारत का देखिए जो मौर्य एम्पायर था यानी मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य के बाद यदि कोई दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य आया तो वो प्यारे बच्चों वो साम्राज्य कौन सा था, तो वो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं गुप्त साम्राज्य के स्रोत की बात करूं यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो कहानी है, जो इतिहास रहा आखिर वह इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि मैं साहित्य स्रोत की बात करूं, ठीक है, तो साहित्य स्रोत में विशाखा दत्त का एक जो साहित्य है यानी कि देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, देवी चंद्र गुप्तम से हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। यह एक साहित्य के रूप में है यानी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या है, दूसरा है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति, यह एक स्तंभ लेख है। इसके आधार पर इससे हमें गुप्त साम्राज्य का जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों एक है आपका फाहियान का विवरण। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो है एक बार फाहियान आया था, तो फाहियान का भी विवरण हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम गुप्त साम्राज्य का इतिहास के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, यानी फाहियान का जो विवरण है उसके आधार पर। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का स्रोत है ना क्या हुआ, तो विशाखा दत्त का देवी चंद्र गुप्तम, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति जो कि स्तंभ लेख है, और फाहियान का विवरण। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं गुप्त साम्राज्य पे। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त थे, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। इसके बारे में उतना नहीं जानना है, इसलिए आगे हम बढ़ जाएंगे। श्री गुप्त के बाद जो अगले उत्तराधिकारी हुए वह हुए घटोत्कच गुप्त। ठीक है, कौन हुए, घटोत्कच गुप्त हुए। और घटोत्कच गुप्त के बाद जो अगले उत्तराधिकारी हुए यानी कि अगले शासक बने वह कौन बने, वह बने चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बने, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं प्यारे बच्चों, यह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम को ही आपको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जो गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार हुआ और गुप्त साम्राज्य का पहला सबसे बड़ा शासक, सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक हुआ कौन था, वह चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आपको कहा गया। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा था, उस बेटे का नाम क्या था, उस बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त से भी और महान शासक और बुद्धिमान और शक्तिशाली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को और विस्तार किया, जिसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाने लगा, तो भारत का आपको नेपोलियन कहा जाने लगा। यह आपको प्यारे बच्चों वस्तुनिष्ठ में एग्जाम में भी आता ही आता है, आपके इतिहास में आता ही आता है कि भारत का नेपोलियन कौन, तो समुद्रगुप्त। और यूरोप में जो है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया जाता है, इसलिए यूरोप का समुद्रगुप्त कौन, तो नेपोलियन। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का और विस्तार किया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसलिए हम चंद्रगुप्त को स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त का जीवनी के बारे में बताएंगे, यानी चंद्रगुप्त का जीवनी, फिर समुद्रगुप्त का जीवनी और उपलब्धि। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आए, तो समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का जो शासन काल था, इस काल को कहा गया स्वर्ण काल। ठीक है, आपको कहा भी जाता है कि भारत का कौन सा साम्राज्य, कौन सा काल स्वर्ण काल था, तो वह था गुप्त काल या गुप्त काल। ठीक है, कौन सा काल था, तो गुप्त काल। भारत के गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और गुप्त काल के अंतर्गत किस शासक के अंतर्गत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के अंतर्गत। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य का उपाधि न मिला था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि मिला था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के भी नाम से जाने जाते हैं। और चंद्रगुप्त के ही समय में फाहियान का आगमन हुआ था, जो कि फाहियान एक चीनी यात्री था, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान का आगमन हुआ था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही तीनों आपका बहुत ही ज़्यादा MBBI है, एग्जाम में कई बार आते हैं, इसलिए इन तीनों का जीवनी और उपलब्धि हम आपको सेपरेट वीडियो बना करके समझा देंगे। ठीक है, चूँकि इसका बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त के बाद आए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या किया, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। आपने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। उस विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, तो कुमार चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त। ठीक है, अनेक इतिहासकार कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक स्कंदगुप्त थे,
जबकि अनेक शासक है ने क्या बोलते हैं, अनेक शासक ने कहा कि स्कंदगुप्त के बाद जो है नरसिंहगुप्त आए और नरसिंहगुप्त के बाद जो है विष्णुगुप्त, यानी कि सबसे गुप्त साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक कई, यानी कि बहुत सारे इतिहासकार ने कहा कि कौन है, तो विष्णुगुप्त है। ठीक है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक या यूं कहिए संस्थापक कौन, श्रीगुप्त। ठीक है, जिसे हम लोग आदि पुरुष के नाम से न जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप अपने कॉपी में टेबल बना लीजिएगा और सभी का नाम भी आप लोग लिख दीजिएगा। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वर्णकाल या गुप्त काल स्वर्णकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य का यह उपाधि मिला। चंद्रगुप्त के समय फाहियान का आगमन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापित किए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, जिसे आदि पुरुष भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यह तीनों का, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का जीवनी बता देंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक 12th पैड कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पूरे साल भर के लिए मात्र 1000 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52।